नमस्ते, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ, बोर्ड से प्रमाणित और एक फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ, और आज मैं मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में बात करने के लिए यहाँ हूँ। यह मेरे अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा है और मैं आपको मोतियाबिंद सर्जरी के दुष्प्रभावों के बारे में आंतरिक जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके मोतियाबिंद सर्जन ने आपकी सर्जरी से पहले आपको नहीं बताई होगी। मैं आपको वह सब कुछ भी बताऊंगा जो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। सही सर्जरी दृष्टिकोण और तैयारी से ही उन दुष्प्रभावों के जोखिमों को काफी कम किया जा सकता है और यहाँ तक कि इस वीडियो में पूरी तरह से बचा भी जा सकता है। मैं कुछ तरकीबें भी बताऊंगा जिनका उपयोग मैं एक मोतियाबिंद विशेषज्ञ सर्जन के रूप में अपने रोगियों को सामान्य जटिलताओं और दुष्प्रभावों से बचने में मदद करने के लिए करता हूं। बिल्ली की सर्जरी के प्रभाव किसी भी जटिल सर्जरी के साथ आपके सर्जन के लिए हर संभव परिदृश्य से गुजरना लगभग असंभव होगा। यही कारण है कि मैं आज यहाँ मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में 5 रहस्य साझा करने आया हूँ जो आप नहीं जानते हैं। लेकिन पहले मेरी सदस्यता लेना न भूलें। चैनल और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा पर मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। गुप्त नंबर 1, मोतियाबिंद सर्जरी के बाद रोगियों के एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को कुछ हद तक सूखी आंखों का अनुभव होता है, जिसकी दर 5% से 50% तक होती है। ऐसी व्यापक परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है। पहला कारण प्रकार की आवृत्ति और पोस्ट की अवधि में अंतर होता है। ऑपरेटिव दवा आई ड्रॉप आंखों की सर्जरी के तुरंत बाद सर्जनों के बीच पोस्ट ऑप दवाएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। आपको अक्सर संक्रमण को रोकने और सूजन को कम करने के लिए सर्जरी के बाद 1 महीने तक 2 से 3 अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन ई ड्रॉप का उपयोग करने की आवश्यकता होती है और इतनी सारी बूंदें सामान्य आंसू फिल्म को बाधित कर सकती हैं। आपकी सर्जरी के बाद आंख की सतह पर अस्थायी रूप से सूखी आंखें पैदा हो रही हैं। इसके अलावा यदि आपने आंखों की बूंदें निर्धारित की हैं जिनमें बेंजालकोनियम क्लोराइड या बेक जैसे संरक्षक शामिल हैं, तो वे संरक्षक आंखों पर सतह कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं कभी कभी सूखने से भी बदतर हो सकता है। रोकने के लिए मोतियाबिंद सर्जरी के बाद मेरे मरीजों में सूखी बीमारी विकसित होने से मैं अपने मरीजों को 3E-N-1 कॉम्बिनेशन संरक्षित करने की सलाह देता हूं। सर्जरी से पहले और बाद में उपयोग करने के लिए मुफ्त दवा आई ड्रॉप देता हूं। प्रत्येक आई ड्रॉप में 3 दवाएं होती हैं, एक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक स्टेरॉइड दवाएं। यह आहार कुल मिलाकर कम कर देता है। आई ड्रॉप की मात्रा आवश्यक है और हानिकारक परिरक्षकों से होने वाले नुकसान से बचा जाता है। दूसरा कारण ये है कि सीटीआईसी सर्जरी के दौरान लगाए गए चीरे का आकार सर्जनों के बीच भिन्न होता है। चीरा जितना बड़ा होगा, कॉर्नियल नसों को उतना अधिक नुकसान होगा और वे क्षतिग्रस्त तंत्रिकाएं मेरे मोतियाबिंद रोगियों के लिए सूखी आंख की बीमारी का कारण बनती हैं। मैं 2-4 मिलीमीटर से अधिक लंबाई का एक सूक्ष्म चीरा लगाता हूं। इस सूक्ष्म चीरे का आकार कॉर्निया में नसों को होने वाले नुकसान को कम करता है, आंख की स्पष्ट विंडशील्ड और सर्जरी के बाद सूखी बीमारी को रोकने में मदद करता है और सूखी आंखों में व्यापक परिवर्तनशीलता का तीसरा कारण है बिल्ली की सर्जरी के बाद ये होता है कि जिन रोगियों को मोतियाबिंद सर्जरी से पहले से ही सूखा रोग है, उनकी सर्जरी से पहले उनकी सूखी आंखों का निदान या इष्टतम इलाज नहीं किया गया है। मेरे रोगियों के लिए मैं उनकी प्रारंभिक सर्जिकल परामर्श यात्रा के दौरान किसी भी सूखी बीमारी को पकड़ने पर पूरा ध्यान देता हूं और मोतियाबिंद सर्जरी से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सूखी आंखें अनुकूलित हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत सूखा उपचार लिखता हूं। इस विषय के बारे में अधिक जानने के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। गुप्त संख्या 2, मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 0 से 21% रोगियों में झुकी हुई पलकें, जिन्हें पीटोसिस भी कहा जाता है, की सूचना मिली है। इसके दोबारा विकसित होने की संभावना मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान उपयोग की जाने वाली सर्जिकल तकनीक पर निर्भर करती है। आंख को खुला रखने के लिए एक पलक स्पैकुलम का उपयोग किया जाता है और परिणामस्वरूप पलक की मांसपेशियां अत्यधिक खींच सकती हैं और अपनी लोच खो सकती हैं यदि पलक बहुत अधिक खुली हुई है या सर्जरी में बहुत लंबा समय लगता है और इससे पलक झुकने से बचने के लिए झुकी हुई दिखाई दे सकती है। सर्जरी की अवधि को सीमित करना आवश्यक है और स्पैकुलम के साथ पलक को अधिक खींचने से बचें। यदि आपकी पलकें पहले से ही झुकी हुई हैं और आप पलक की सर्जरी पर विचार कर रहे हैं, तो अस्थायी सुधार के लिए अपनी बिल्ली की सर्जरी के बाद तक इंतजार करना सबसे अच्छा है। आप अपनी का पता लगा सकते हैं, एक दैनिक आई ड्रॉप जो अल्पावधि के लिए झुकने में मदद करती है। पलकें। गुप्त संख्या 3, अवांछित दृश्य घटनाएं जिन्हें डिस्फोटोप्सियास कहा जाता है, कभी कभी बिल्ली की सर्जरी के बाद हो सकती हैं। इसे सकारात्मक डिस्फोटोप्सियास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि चकाचौंध, तारे के छल्ले या हेलो, या नकारात्मक जैसे चाप के आकार की छाया। 50% तक रोगियों को इसके ठीक बाद कुछ अस्थायी डिस्फोटोप्सियास का अनुभव हो सकता है। सीएसी सर्जरी, लेकिन सौभाग्य से मोतियाबिंद सर्जरी के 1 साल बाद भी केवल 0.2 से 3% रोगियों में ही डिस्फोटोप्सिया होता है। डिस्फोटोप्सियास अक्सर आपके मोतियाबिंद को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस के डिजाइन से संबंधित होते हैं और अपवर्तक मोतियाबिंद सर्जन और एक कॉर्निया विशेषज्ञ के रूप में आपने अपने प्रत्यारोपण को संरेखित करते समय ये सर्जिकल तकनीक का अनुमान लगाया है।
मैं सर्जरी से पहले पुतली के आकार, कॉर्नियल अनियमितता और आकार की जांच करने के लिए विशेष ध्यान रखता हूँ। सकारात्मक डिस्फोटोप्सिया के जोखिम को कम करें। बड़ी पुतलियां या अनियमित कॉर्निया उन रोगियों के लिए सर्जरी के बाद सकारात्मक डिस्फोटोप्सिया की संभावना को बढ़ा सकते हैं। मैं सकारात्मक डिस्फोटोप्सिया के लिए उच्च जोखिम वाले प्रत्यारोपण से बचता हूं और रोगी को एक ऐसा प्रत्यारोपण चुनने में मदद करता हूं जिसमें सर्जरी के दौरान सबसे कम जोखिम होगा। मैं सावधानीपूर्वक संरेखित करता हूं। नकारात्मक डिस्फोटोप्सिया की घटनाओं को कम करने के लिए सर्जरी के बाद चकाचौंध को कम करने के लिए आंख के दृश्य अक्ष पर प्रत्यारोपण का केंद्र। मैं अक्सर अपने मरीजों को बड़े ऑप्टिकल जोन वाले प्रत्यारोपण चुनने और झुके हुए किनारे वाले प्रत्यारोपण से बचने की सलाह देता हूं। गुप्त संख्या 4, फ्लोटर्स के साथ पश्चकांच का पृथक्करण। फ्लोटर्स जेल ओ जैसे पदार्थ में बनने वाले कोलेजन फाइबर के गुच्छे होते हैं जिन्हें विट्रीस जेल कहा जाता है, जो हमारी आंखों में गुहा भरते हैं। ये कोलेजन फाइबर के गुच्छे आंखों के साथ चलते हैं और चाहे वे आपकी दृष्टि के केंद्र के पास हों, आप उन्हें महान संरचनाओं के रूप में देख सकते हैं, जैसे बुलबुले, तार, मकड़ी के जाले या काले धब्बे। फ्लोटर्स 50 वर्ष की आयु के बाद बहुत आम हैं और उम्र के साथ अधिक प्रचलित हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मोतियाबिंद सर्जरी से फ्लोटर्स विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि फ्लोटर्स इतने आम हैं कि ज्यादातर लोगों में मोतियाबिंद होने से पहले ही फ्लोटर्स विकसित हो चुके होते हैं। हालांकि मोतियाबिंद सर्जरी से जुड़े फ्लोटर्स को रोकने का वर्तमान में कोई तरीका नहीं है। मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरे मरीजों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए और मोतियाबिंद सर्जरी के बाद फ्लोटर्स विकसित होने के जोखिम के लिए तैयार रहें। अगर उनके पास अभी तक फ्लोटर्स नहीं है तो मैं उनके साथ संकेतों की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करता है। और रेटिनल फटने और रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षण जो नए फ्लोटर्स के साथ उर कर सकते हैं, ताकि वे जान सके कि किन लक्षणों पर ध्यान देना है और वे अपनी मोतियाबिंद सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस करते हैं। गुप्त संख्या 5, पश्च उपकैप्सुलर अपारदर्शिता या पीसीओ के बारे में सोचें। मोतियाबिंद एम से चॉकलेट हटाने जैसी सर्जरी। इम्प्लांट को पकड़ने के लिए रंगीन खोल को पीछे छोड़ना। ये रंगीन खोल मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 2 से 5 वर्षों के भीतर 20 से 50% रोगियों को प्रभावित करने वाले कुछ निशान ऊतक विकसित कर सकता है। इसे अक्सर माध्यमिक मोतियाबिंद के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कारण बनता है मोतियाबिंद के लक्षणों के समान लक्षणों में रात और चमक में कमी, दृष्टि की गुणवत्ता या धुंधलापन शामिल है। अच्छी खबर यह है कि उपचार त्वरित और सरल है। याग लेजर कैप्सुलोटमी जरूरत पड़ने पर निशान ऊतक का स्थायी रूप से इलाज कर सकती है। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है और इससे पहले किसी डाउनटाइम या दवा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रक्रिया के बाद एक बार जब निशान ऊतक हटा दिया जाता है तो यह वापस नहीं आता है। यदि आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति मोतियाबिंद सर्जरी पर विचार कर रहा है तो अपने नेत्र सर्जन के साथ बैठकर इस पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट लें। मेरी बिल्ली की सर्जरी के मरीज अक्सर मुझे बताते हैं कि बहाल करने का उनका निर्णय और उनके विशन का डिजाइन सकारात्मक रूप से जीवन बदलने वाला था। सर्जरी के बाद मैं अपने मरीजों के चेहरों पर जो खुशी देखता हूँ वो अविश्वसनीय है और कई लोग चाहते हैं कि वे इसे जल्द ही पूरा कर लें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब देगा। और याद रखें कि आपको अपनी सर्जरी के बारे में किसी भी विशिष्ट प्रश्न के लिए हमेशा अपने नेत्र सर्जन से परामर्श लेना चाहिए। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाने पर विचार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेत्र स्वास्थ्य और सर्जरी पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री का समर्थन करने के लिए मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।